दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार की मंशा और नीतियों पर फिर उठाए सवाल। बोले एमएसपी का मुद्दा अभी भी लंबित है। जी आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर में कहा कि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का बड़ा मुद्दा अभी भी लंबित है। उन्होंने केंद्र सरकार की मंशा और नीतियों पर भी सवाल उठाया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने दिल्ली की सीमा पर गाजीपुर में 383 दिनों के विरोध के बाद घर लौटने पर भी मोदी सरकार पर हमला जारी रखा है। आपको बता दें कि फिलहाल मुजफ्फरनगर में सर्वखाप के मुख्यालय सोरम गांव में एक भीड़ को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा, देश में एमएसपी का बड़ा मुद्दा बना हुआ है, एमएसपी मिलने से बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि फसलों या खेतों को कोई समस्या नहीं है, आप फसलों के उत्पादन के लिए खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं, आपकी ओर से कोई कमी नहीं है, अगर कोई कमी है तो वो सरकारों की ओर से है। देश के किसान और युवा अब इसे समझ चुके हैं। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने कहा कि अगर कोई समस्या है तो वो दिल्ली में नीति निर्माताओं के साथ है, वहां के किसान अपना काम बखूबी कर रहे हैं। 383 दिनों के बाद बुधवार की देर रात मुजफ्फरनगर लौटते हुए राकेश टिकैत ने युवाओं से युद्ध के लिए तैयार रहने का भी आह्वान किया है, क्योंकि जमीन और जमीर की लड़ाई जारी रहेगी। भारतीय किसान यूनियन के नेता ने बैंकों के निजीकरण पर बैंकिंग पेशेवरों द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के समर्थन की घोषणा करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि मैं बैंकरों की 2 दिवसीय हड़ताल का पूर्ण समर्थन करता हूं। मैं देशवासियों से भी बैंकों के निजीकरण के खिलाफ इस लड़ाई में शामिल होने की अपील करता हूं। यदि आप भी बैंकों के निजीकरण के खिलाफ हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, कांग्रेस को संजीवनी देगा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का अमेठी दौरा। कल बहन के साथ भाजपा भगाओ महंगाई हटाओ प्रतिज्ञा पदयात्रा में होंगे शामिल। जी आपको बता दें कि शनिवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और अमेठी के पूर्व सांसद राहुल गांधी अपनी बहन व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ 1 दिवसीय दौरे पर अमेठी आ रहे हैं। यहां वो भाजपा सरकार को हटाने के लिए महंगाई हटाओ कांग्रेस प्रतिज्ञा पदयात्रा में शामिल होंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का अमेठी दौरा जिले के कांग्रेसियों के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। राहुल गांधी के कार्यक्रम को सफल और भव्य बनाने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। अमेठी को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। यहां गांधी परिवार को सिर्फ 2 बार ही पराजय का सामना करना पड़ा है। पहली बार अमेठी को कर्मभूमि बनाने के लिए आए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र संजय गांधी को पहले चुनाव में सफलता नहीं मिली थी। उसके बाद आम चुनाव 2019 में 3 बार से अमेठी के सांसद रहे राहुल गांधी को भी स्मृति ईरानी के हाथों पराजय झेलनी पड़ी। लेकिन अमेठी में पहले की तरह अब भी गांधी परिवार के प्रति अपनत्व व प्रेम की भावना बनी हुई है। वहीं राहुल गांधी ने भी अमेठी को अपने परिवार की तरह मानते हुए कोरोना काल में राशन, मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही दवाएं व ऑक्सीजन उपलब्ध कराकर पारिवारिक रिश्तों को मजबूती प्रदान करने की कोशिश की। अब कांग्रेस यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में अपना स्थान बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। ऐसे में राहुल गांधी ने अपनी और अपने परिवार की कर्मभूमि अमेठी में शनिवार को प्रतिज्ञा पदयात्रा में शामिल होने की स्वीकृति देकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने की कोशिश की है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी 18 दिसंबर को लगभग 6 किलोमीटर तक भाजपा भगाओ महंगाई हटाओ प्रतिज्ञा पदयात्रा करेंगे। और ये बड़ी खबर, कांग्रेस के किले पर समाजवादी पार्टी की चढ़ाई। आज और कल रायबरेली में घूमेगा अखिलेश यादव का रथ। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज रायबरेली के 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं कर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का रायबरेली का सघन दौरा पहली बार हो रहा है। वो सभी विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं करके पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। आपको बता दें कि उनकी पहली जनसभा बछराव कस्बे के किदवई पार्क में होगी। यहां से उनकी विजय यात्रा हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र के गुरबख्शगंज पहुंचेगी। यहां जनसभा को संबोधित करने के बाद उनका कारवां लालचगंज पहुंचेगा। बेसवारा डिग्री कॉलेज में जनसभा को संबोधित करने के बाद वो रायबरेली में रात्रि विश्राम करेंगे। आपको बता दें कि दूसरे दिन उनकी पहली जनसभा सदर विधानसभा क्षेत्र के मुंशीगंज में होगी। दूसरी जनसभा ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र में संबोधित करने के बाद सलोन विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे। यहां जनसभा को संबोधित करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लखनऊ लौट जाएंगे। आपको बता दें कि फिलहाल अखिलेश यादव ने कांग्रेस के किले पर चढ़ाई कर दी है।
और बड़ी खबर 2024 में फिर से होगा खेला होवे। ममता बनर्जी ने किया फिर से बड़ा ऐलान, बोली लोकसभा चुनाव में पूरे भारत में हारेगी बीजेपी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को देश भर में हार का मुंह देखना पड़ेगा। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी को वैसी ही हार का सामना करना पड़ेगा जैसी उसने पिछले विधानसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल में पाई थी। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों के दौरान हमने राज्य में बीजेपी के चलाए गए अभियान देखे हैं। हर कोई इससे डरता था, लेकिन राज्य के लोगों ने उन्हें हरा दिया। बंगाल में सांप्रदायिक सद्भाव का सम्मान होता है। जो बंगाल आज सोचता है वो भारत कल सोचता है। हम 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को हराएंगे, उसका जश्न मनाएंगे और उसका हश्र भी वही होगा जो पिछले विधानसभा चुनावों में हुआ है। और ये बड़ी खबर, भाजपा को कड़ी चुनौती देने की तैयारी में अखिलेश यादव, चाचा शिवपाल को साथ लेकर बदल दी चुनाव की रणनीति। आपको बता दें कि 5 साल पहले अखिलेश यादव से अलग हुए चाचा शिवपाल यादव एक बार फिर उनके हमराह बन गए हैं। उनके भतीजे व सपा प्रमुख अखिलेश यादव उनसे बात करने के लिए उनके घर तक पहुंचे और उनकी पार्टी प्रसपा के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया। अब प्रसपा को सपा मुखिया कितनी सीटें देंगे ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी वजह यह है कि चुनाव मिलकर लड़ने की बात पहले से ही होती रही है, लेकिन दोनों के बीच में सीटों की तादाद को लेकर मतभेद थे। छोटे छोटे दलों का बड़ा कुनबा बनाकर भाजपा को चुनौती दे रहे अखिलेश यादव ने अपने परिवार की एकता को भी मजबूत करना जरूरी समझा। 2017 में पार्टी की हार में संगठन व परिवार की आंतरिक कलह भी बड़ा कारण थी। असल में शिवपाल की चिंता है सपा छोड़कर उनके साथ संघर्ष करने वाले नेताओं को भी विलय या गठबंधन की सूरत में सम्मान मिले, जबकि सपा मुखिया की चिंता है कि ये सब उनके प्रति भी प्रतिबद्ध रहें, साथ ही पार्टी में आंतरिक समीकरण न बदलें। आपको बता दें कि प्रसपा कितनी सीट चाहती है, इसके जवाब में शिवपाल ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि सपा को बनाने और आगे बढ़ाने में उनका योगदान मुलायम सिंह यादव के बाद सबसे ज्यादा है। इस हिसाब से उन्हें कम से कम 100 सीटें तो मिलनी ही चाहिए। इसमें वो 50 सीट जीत लाएंगे। शिवपाल यादव ने गठबंधन के लिए अपनी रथ यात्रा भी बीच में ही छोड़ दी। आपको बता दें कि गुरुवार की मुलाकात के बाद अब सीटों की मांग कम हो सकती है। माना जा रहा है कि सपा शिवपाल यादव, उनके बेटे आदित्य यादव व कुछ अन्य समर्थकों को टिकट देगी। इससे सपा के लिए यादव वोट बैंक में सेंध लगने की संभावना कम होगी। परिवार की एकता का दोनों के समर्थकों व वोटरों में सकारात्मक संदेश जाएगा। यही कारण है कि जब चाचा भतीजे में मुलाकात की खबर फैली तो दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने मिलकर नारेबाजी की और जमकर खुशी जाहिर की। और ये बड़ी खबर, बसपा ने बीजेपी पर तेज किए हमले। सतीश मिश्रा बोले मुख्यमंत्री को घोषणा मंत्री कह रहे लोग। आपको बता दें कि बसपा के मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने भाजपा सरकार पर खूब शब्दबाण छोड़े। बोले कि प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री को घोषणा मंत्री कह रही है, सरकार ने विकास किया नहीं, इसलिए भाजपा के लोग भगवान राम के नाम पर जनता से वोट मांग रहे हैं। रामलीला मैदान में हुए सम्मेलन में राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा ने कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने का आह्वान किया और कहा कि 15 दिनों में चुनाव की घोषणा हो जाएगी, जिसके बाद जनता अपना वोट देकर बसपा की सरकार बना सकती है। चुनाव आने से 2 महीने पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री झूठी घोषणाएं कर रहे हैं, साथ ही फीता काट रहे हैं और कह रहे हैं कि कार्य जल्द ही पूरा कर देंगे। सतीश मिश्रा ने कहा कि लखीमपुर में केंद्रीय मंत्री के बेटे ने किसानों को कार से कुचलकर मार दिया। अब केंद्रीय मंत्री मीडिया से गाली गलौज के साथ हाथापाई भी कर रहे हैं। ये तो सब एक नमूना है। सरकार से प्रदेश की जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है। बोले सपा की अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने संकल्प लिया है कि प्रदेश में सरकार आने पर कानून व्यवस्था बेहतर होगी, रोजगार और किसानों की फसल का वाजिब मूल्य दिलाना प्राथमिकता होगी। पूर्व मंत्री नकुल दुबे ने कहा कि बसपा की सरकार में ही कानून का राज था, वर्तमान समय में अब गुंडा राज चल रहा है। और बड़ी खबर, पीएम मोदी के नाम एक और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित करेगा भूटान। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सम्मान जुड़ गया है। पड़ोसी देश भूटान पीएम मोदी को अपने सबसे बड़े नागरिक अवार्ड से सम्मानित करेगा। भूटान की तरफ से इसकी घोषणा कर दी गई है। भूटान ने अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदग पेलजी खोरलोग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने की घोषणा की है। इससे पहले कई देश अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से पीएम
पीएम मोदी को सम्मानित कर चुके हैं। आपको बता दें कि पीएमओ भूटान ने पीएम मोदी की भूटान यात्रा की एक तस्वीर भी शेयर की है। साथ ही भूटान के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया कि भूटान के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से पीएम मोदी को सम्मानित किए जाने के फैसले से हम काफी खुश हैं। कोरोना महामारी के दौरान और विगत सालों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान को जो सहयोग व समर्थन दिया है वो बेजोड़ है। साथ ही आप इस सम्मान के हकदार हैं। भूटान के लोगों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भूटान सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित करेगा। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की बड़ी घोषणा, गरीब महिलाओं को इलाज के लिए 5 लाख रुपए अतिरिक्त देगी यूपी सरकार। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में घोषणाओं की झड़ी लगा दी। उन्होंने गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली असाध्य रोग से पीड़ित महिलाओं के इलाज के लिए 5 लाख रुपए अतिरिक्त देने की घोषणा की है। उन्होंने ये पैसा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में 5 लाख रुपए दिए जाने के अलावा दिया जाएगा। इस हिसाब से कुल ऐसी महिलाएं 10 लाख रुपए तक का इलाज करा सकेंगी। मुख्यमंत्री ने कुष्ठ रोगियों के पेंशन में भी 500 रुपए की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। उन्हें 2500 की जगह अब 3000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा मिड डे मील, रसोईया, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, चौकीदार आदि का भी मानदेय बढ़ाने की घोषणा की है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए और एमएसपी पर जल्द ही कानूनी गारंटी मिले तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।